बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन कोर्स आउटलाइन में डायरेक्टली मेंशन किया है। इससे पहले ये नहीं बताया कोर्स आउटलाइन में कि जो टॉपिक इसको समझने के लिए ज़रूरी हैं वो कौन कौन से हैं, और वो मेंशन भी नहीं है कोर्स आउटलाइन में। जैसे कि फैसिलिटेशन है होमोसाइनेप्टिक मॉड्यूलेशन की टाइप, और होमोसाइनेप्टिक मॉड्यूलेशन जो है वो साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी की टाइप है। तो ये दोनों टर्म भी समझ आनी चाहिए, फिर जाके फैसिलिटेशन समझ आएगी। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहते हैं वक्त के साथ साथ न्यूरॉन्स के एफिकेसी में फ़र्क आना, मतलब डेवलपमेंट की वजह से वक्त के साथ साथ जो ट्रांसमिशन होती है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन या बॉडी में जो कम्युनिकेशन होती है वो बेहतर हो जाती है। वक्त के साथ साथ साइनेप्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। तो ये जो चेंज आता है वक्त के साथ साथ, ज़्यादा वक्त से या थोड़े वक्त में, तो ये साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहलाता है। साइनेप्टिक एफिकेसी का एक वर्ड यूज़ किया मैंने। साइनेप्टिक एफिकेसी का मतलब होता है कि एक न्यूरॉन किसी इनपुट को लेता है और उससे आउटपुट प्रोवाइड करता है, और उस दौरान कोई चेंज भी कर सकता है वो न्यूरॉन। मतलब अगर उसको स्टिमुलस यानी इनपुट ज़्यादा मिलता है और वो आउटपुट कम देता है, तो उस न्यूरॉन की जो एफिकेसी होगी वो लो हो जाएगी और लो कहलाएगी। और अगर इनपुट थोड़ा मिलता है, आउटपुट ज़्यादा मिलता है, तो उसकी वजह से जो एफिकेसी है वो कहलाती है ज़्यादा। मतलब इनपुट थोड़ा और आउटपुट ज़्यादा है तो न्यूरॉन की एफिकेसी ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं ये होमोसाइनेप्टिक मॉड्यूलेशन की टाइप, मॉड्यूलेशन जो कि साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी की टाइप समझ लें या उसका एक मैकेनिज़्म है, उसकी एक क्लास है। साइनेप्टिक मॉड्यूलेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मॉड्यूलेशन कहते हैं जब एक न्यूरॉन के न्यूरोट्रांसमीटर्स दूसरे किसी न्यूरॉन पे जाकर अटैच होते हैं, मॉड्यूलेशन होती है वो। तो होमोसाइनेप्टिक मॉड्यूलेशन में कहते हैं कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को अफेक्ट करती हो, यानी उसके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक तक जाएं। और दूसरी टाइप है हेट्रोसाइनेप्टिक मॉड्यूलेशन। इसके अंदर होता है कि अगर एक साइनेप्स के करीब कोई दूसरा साइनेप्स या दूसरा न्यूरॉन है, उस दूसरे दूर वाले न्यूरॉन की वजह से कोई न्यूरोट्रांसमीटर आके जुड़ जाते हैं, हेट्रोसाइनेप्टिक मॉड्यूलेशन कहलाती है वो, दूसरे साइनेप्स की वजह से। हैं ये दोनों ही मॉड्यूलेशन की टाइप्स। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी इन मॉड्यूलेशंस की वजह से आती है। जो चेंज आता है बिहेवियर में न्यूरॉन के, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन दो मैकेनिज़म्स की वजह से है। देखते हैं अब फैसिलिटेशन को, जो कि टाइप है होमोसाइनेप्टिक मॉड्यूलेशन की। मज़ीद आप इन टॉपिक को रीड करेंगे, कोर्स आउटलाइन में ये मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन एक बार ये जो बुक आपको दी गई है पीडीएफ फॉर्म में, उसमें आप रीड करेंगे इसको। A use-dependent change in synaptic efficacy can be seen in a partly curarized end plate। यूज़ डिपेंडेंट चेंज का मतलब होता है जब एक न्यूरॉन बार बार इस्तेमाल होता है तो उसकी एफिकेसी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो होती है वो चेंज हो जाती है उसके साइनेप्स की। जो कि एक डायग्राम है नीचे, उसमें दिखाया गया है। क्यूरराइज्ड एंड प्लेट का मतलब ये होता है कि मेडिकल पर्पस के लिए किसी मसल को या न्यूरॉन वगैरह को पैरालाइज कंडीशन में लेके आना। और एंड प्लेट कहते हैं वो पॉइंट जहाँ पे साइनेप्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है और उसके नीचे जो मसल वाला रीजन होगा वो एंड प्लेट होगी।
अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इधर से मैकेनिज़्म स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से मैकेनिज़्म सारा स्टार्ट हो रहा है। इफ़ टू स्टिमुलाई आर अप्लाइड टू अ मोटर एक्सॉन इन रैपिडली सक्सेशन, लगातार जल्दी जल्दी दो स्टिमुलाई अगर प्रोवाइड कर दिए जाएं मोटर एक्सॉन को, तो फिर उससे क्या प्रोसेस होगा। इफ़ द सेकेंड साइनेप्टिक पोटेंशियल बिगेन्स बिफोर द फर्स्ट हैज़ सबसाइडेड, अगर दूसरा पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है उसमें फर्स्ट के ख़त्म होने से पहले पहले, सबसाइडेड का मतलब है ख़त्म होने से पहले, दे विल सम अप, दोनों जो स्टिमुलस होंगे वो सम अप हो जाएंगे, उनका अफेक्ट जो है वो सम अप हो जाएगा। इस तरह की बात हम जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं समेशन की, इससे पहले वाले लेक्चर में। उसके अंदर टेम्पोरल समेशन था और स्पेटियल समेशन था। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक न्यूरॉन का अफेक्ट है, तो ये टेम्पोरल समेशन की बातें हैं सारी। अगर दूसरे सिग्नल के ख़त्म होने से पहले पहले, दूसरे पोटेंशियल के ख़त्म होने से पहले पहले, पहले से ख़त्म होने के बाद दूसरा फ़ौरन आप प्रोवाइड कर देते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं ये बात, अगर समझ नहीं आ रही तो। इस जगह पे पहला स्टिमुलस ये प्रोवाइड किया, दूसरा जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, तो उसकी वजह से जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में पोटेंशियल आ रहा है, दूसरा पोटेंशियल सम हो जाएगा पहले का, मतलब डबल आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है पहले से भी दूसरा पोटेंशियल। इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्टिक फैसिलिटेशन। इफ़ सेकेंड साइनेप्टिक पोटेंशियल बिगेन सून आफ्टर द फर्स्ट हैज़ कम्प्लीटली सबसाइडेड, अगर हम इतने वक्फे से प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल दें, फ़र्ज़ करें इस जगह से हम प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल दे रहे हैं इसको, तो अगर पहले स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस का इतना फ़र्क हो कि पहले का जो एक्शन पोटेंशियल है इधर तक आने का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होने के बाद आप दूसरा पोटेंशियल प्रोवाइड करें, तो फिर जो है दोनों में सम नहीं होगा, समेशन का अफेक्ट वहाँ पर ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। अब उसकी क्या रीज़न है वो भी नेक्स्ट देखते हैं। प्रिक्लूडिंग टेम्पोरल समेशन, प्रीक्लूडिंग टेम्पोरल समेशन का मतलब ये है कि ये जो हमने थोड़ा सा गैप किया टाइम में, अगर प्री साइनेप्टिक इम्पल्सिस के, तो उससे क्या होगा, उससे जो भी टेम्पोरल समेशन होनी थी वो नहीं होगी। इससे पहले हम टेम्पोरल समेशन पढ़ रहे थे कि लगातार जल्दी जल्दी पोटेंशियल अगर आते हैं तो उससे अफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, इसको टेम्पोरल समेशन कहते हैं। अफेक्ट जो है सम हो जाता है एक ही न्यूरॉन की जंक्शन का। द सेकंड पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल में स्टिल रीच इन अ हायर एम्पलीट्यूड देन द फर्स्ट वन, अभी भी हालांकि यहाँ पर टेम्पोरल समेशन नहीं हुई, अफेक्ट का सम नहीं हुआ, फिर भी जो नेक्स्ट रीजन है, ये मसल होगा जो नेक्स्ट रीजन, इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, अफेक्ट पोटेंशियल का बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। उसकी क्या रीज़न हो सकती है, ये सारा प्रोसेस, दोनों तरह के प्रोसेस जो हम पढ़ चुके हैं, एक में सम हो रहा है और दूसरे के अंदर सम नहीं हो रहा, फिर भी अफेक्ट बढ़ रहा है, तो इसको कहा जा रहा है दूसरे वाले को साइनेप्टिक फैसिलिटेशन, जो कि 100 to 200 मिली सेकेंड तक एग्जिस्ट करती है फ्रॉग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। अब इसकी नेक्स्ट जो है वो रीज़न है कि ऐसा क्यों है, तो ये आप रीड करेंगे, मैं सिर्फ आपको डायग्राम के अंदर ये सारी बातें समझा देता हूँ। वीडियो की लेंथ जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से डायग्राम को देखते हुए सारे टॉपिक को समझेंगे। अब ये हमारे पास एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है और ये मोटर न्यूरॉन आ रही है, इस डायरेक्शन में मोटर न्यूरॉन है। फ़र्ज़ करें हमने एक पहला स्टिमुलस दिया, पहले स्टिमुलस के बाद
फ़ौरन से आप अगर दूसरा स्टिमुलस देते हैं या थोड़े वक्फे से दूसरा स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, इस पॉइंट से दूसरा स्टिमुलस भी प्रोवाइड कर देते हैं ये स्टिमुलस के लिए इस डायरेक्शन में, तो इस जगह पे जो अफेक्ट है, पोटेंशियल है, वो पहले का अगर इस तरह था तो दूसरे का इस तरह अफेक्ट आएगा। उसकी इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड है जो वो बढ़ जाएगी। चेक करने के लिए यहाँ पे माइक्रोपिपेट एक लगाई हुई है जो कि इलेक्ट्रोड के साथ अटैच है। उसके अंदर इलेक्ट्रोड भी है इस माइक्रोपिपेट में, जो कि इंटरनल वोल्टेजेस को मसल की चेक करके बता रहा होगा। एम्पलीफायर साथ अटैच होगा ये वाला एक, तो जिसकी वजह से सिग्नल को हम कंप्यूटर वगैरह पर देख सकते हैं, वोल्टेज को मेम्ब्रेन की देख सकेंगे। अब जो मैकेनिज़्म जिसकी वजह से ये फैसिलिटेशन हो रही है, मतलब अफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी रीज़न ये है कि जब स्टिमुलस आता है इस रीजन में, स्टिमुलस जब इस जंक्शन में आता है, नोब वाली साइड पे आता है, इस पॉइंट पे इस रीजन में जब स्टिमुलस पहुंचेगा तो हमें पता है कि जो कैल्शियम के गेट्स होते हैं, कैल्शियम के गेट्स ओपन होंगे और इस नोब के अंदर कैल्शियम जो है वो दाखिल हो जाएगा। कैल्शियम के दाखिल होने की वजह से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं इस डायरेक्शन में। न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे इस डायरेक्शन में, इधर से इस साइड पे गैप नहीं दिखाया गया यहाँ पर ज़्यादा, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं इसकी वजह से। कैल्शियम की अमाउंट जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं। तो जैसे ही दूसरा इम्पल्स आप भेजेंगे, कैल्शियम अंदर पहले से ही मौजूद था, कैल्शियम मज़ीद आ गया, मज़ीद चैनल्स बाहर से और ओपन हुए और कैल्शियम अंदर हर तरफ से ज़्यादा अमाउंट में दाखिल हुआ इस रीजन में, नोब के रीजन में, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज़ होगा। न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से क्या होगा, जो अफेक्ट है पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल का इसके अंदर एंड प्लेट वाले रीजन में, वो बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से अफेक्ट हमें ज़्यादा इस तरह ग्राफ पे ये नज़र आ रहा है, ग्राफ पे। तो ये फैसिलिटेशन का मैकेनिज़्म है। हमने इस मसल को पैरालाइज क्यों किया, मतलब इसको कोई ऐसा केमिकल प्रोवाइड किया जो न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को रोके या पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स को रोके। वो इसलिए प्रोवाइड किया कि अगर एक स्टिमुलस आता तो उसको मतलब वोल्टेज के जो यूजेज है वो हो जाती, यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पर बन रही थी इस रीजन में पहले पोटेंशियल की भी, वो इस्तेमाल हो जाती और ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता मसल। जैसे आप इसको करंट प्रोवाइड करते, ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता और ये इलेक्ट्रोड वगैरह स्टिमुलस वगैरह रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता, तो जिसकी वजह से इसको पैरालाइज किया। और वोल्टेजेस तो आ रही हैं अंदर, वोल्टेजेस का अफेक्ट नहीं आ रहा मसल पे सिर्फ, तो इस वजह से ये क्यूरियराइज्ड बात दिया इसको। तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ आ गई होगी। सिंपल इसके अंदर ये बात है कि जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं फर्स्ट स्टिमुलस की वजह से, दूसरे कैल्शियम चैनल्स मज़ीद केमिकल हैं जो चैनल्स हैं कैल्शियम के, वो भी ओपन हो जाते हैं दूसरे स्टिमुलस की वजह से, जिसकी वजह से ये होता है कि इस नोब में कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से जो पोस्ट साइनेप्टिक होता है, यानी यहाँ पर मसल है जो पोस्ट साइनेप्टिक, इसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल आ जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आज ही आप पूछ सकते हैं। उसके बाद मज़ीद एक टॉपिक न्यूरोलॉजी से रिलेटेड रह गया है, उसके बाद हम एंडोक्राइनोलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे।